नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन देहरादून। हम आज बात करेंगे क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन की, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमबीबीएस एग्जाम हो, चाहे बीएमएस एग्जाम हो, चाहे पीजी एग्जाम हो, डीएम एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा आप क्लिनिशियन है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन का रोल बहुत ज़्यादा है। डायग्नोसिस मेकिंग में, हमारा जो लोकलाइजेशन में नर्वस सिस्टम में, उसके लिए भी रोल रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व की। ऑल्फैक्टरी नर्व जो क्रेनियल नर्व 1 भी हम इसको बोलते हैं, इसका जो काम है वो बेसिकली स्मेल का काम होता है। तो जब इसको एग्जामिन करते हैं तो हम ईच नोस्ट्रिल्स को अलग अलग एग्जामिन करते हैं। पेशेंट की आई क्लोज करा देते हैं ताकि वो देख के आइडेंटिफाई ना कर पाए। हम फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस लाइक अमोनिया, इस तरह के सब्सटेंस यूज नहीं करेंगे। हम लोग कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सिनेमन पाउडर या इलायची पाउडर या फिर लौंग, हींग, साबुन, कोई इस तरह की चीज़ें हम स्मेल के लिए यूज़ करते हैं। ईच नॉस्ट्रिल्स को अलग अलग एग्जामिन करेंगे। आई क्लोज करिए, अपनी आई क्लोज करने के लिए कहेंगे। जैसे कि मैंने ये एक सब्सटेंस लिया है, तो पहले मैं एक साइड का नॉस्ट्रिल बंद करूंगा, इसको मैं सूंघाऊंगा, 2 स्निप ऊपर की तरफ सूंघो इसको। किस चीज की स्मेल है ये कॉफी की स्मेल है। तो हम ईच नॉस्ट्रिल्स को अलग अलग एग्जामिन करेंगे और 2 स्निफ लेंगे। तो मैंने बताया क्या क्या, लौंग, हींग, कॉफी पाउडर या कॉफी के बीन्स आप यूज कर सकते हैं, हींग यूज कर सकते हैं, इलायची, सोप, इस तरह की चीजें हम यूज कर सकते हैं। पंजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए जो कि इरिटेट कर सकती है नर्व को। और ईच नॉस्ट्रिल्स को अलग एग्जामिन करेंगे और आई को क्लोज कराने के लिए कहेंगे। तो जो क्रेनियल नर्व्स 1 है, बेसिकली अगर किसी के स्मेल में प्रॉब्लम है, उसे स्मेल नहीं आ रही, तो इसको हम एनोस्मिया बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो एनोस्मिया का होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी भी वायरस के कारण से, वेक्टर कारण से, तो उसमें ये हो सकता है। खासकर अगर आपको याद हो तो कोविड टाइम में सेंस ऑफ स्मेल बहुत जल्दी जा रहा था, लॉस ऑफ स्मेल देखने को मिल रहा था। और इसके अलावा ब्रेन के ट्यूमर हो सकते हैं, आपका बेस ऑफ स्कल के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज, इन कंडीशन में भी हमें लॉस ऑफ स्मेल देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन 1 की। अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व या फिर सेकंड क्रेनियल नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो है, उसके लिए हम क्या क्या चीज देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम विजुअल एक्यूटी देख सकते हैं, कलर विजन देख सकते हैं, विजुअल फील्ड एंड द फंडस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड या विजन जो टेस्टिंग होती है, यूजुअली ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन का पार्ट है। डिस्टेंट विजन देखते हैं, नियर विजन देखते हैं। डिस्टेंट विजन के लिए हम यूज करते हैं स्नेलन चार्ट्स। स्नेलन चार्ट होता है लगभग 6 मीटर की डिस्टेंस से यूज किया जाता है। वो अल्फाबेटिकली यूज हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं उसमें, या अगर कोई अनपढ़ है तो उसके लिए उसमें सिंबल्स टाइप भी हम यूज करते हैं। तो डिस्टेंट विजन के लिए स्नेलन चार्ट यूज होता है। नियर विजन 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे करते हैं, उसके लिए जैगर्स चार्ट यूज होता है। तो विजुअल एक्यूटी के लिए हम स्नेलन चार्ट यूज करते हैं। फिर आती है कलर विजन की बात। कलर विजन जो होता है, उसके लिए हम इशारा चार्ट आते हैं, कार्ड्स आते हैं, उस पर नंबरिंग लिखी होती है और कलर मिक्स होते हैं। तो उसमें इशारा चार्ट जो होते हैं वो कलर विजन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर आती है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड के लिए हम कन्फ्रंटेशन टेस्ट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम पेशेंट को सीधा बैठा लेते हैं, गर्दन को सीधे रखते हैं और उसके सामने हम बैठ जाते हैं। हमें इसमें विजुअल फील्ड देखना होता है। तो एक तो उसकी आई एकदम, गर्दन जो होनी चाहिए स्ट्रेट होनी चाहिए। एक आंख को पहले एग्जामिन करते हैं, यानी कि अगर हम पेशेंट की राइट आई एग्जामिन कर रहे हैं तो हम दूसरी इस आंख को क्लोज कर लीजिए अपनी। तो हम अपनी इस आंख को क्लोज करेंगे, मतलब अगर पेशेंट की राइट आई एग्जामिन कर रहे हैं तो हम अपनी राइट आई को क्लोज कर लेंगे। ठीक है। हम फिंगर लेंगे, आउटर से फिंगर को स्टार्ट करेंगे और अंदर की तरफ फिंगर को लाएंगे। गर्दन सीधी, आंख सीधी, आंख सीधी रखनी है आगे की तरफ। ठीक, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना है। फिंगर को हम आउटर साइड से अंदर की साइड लेते जाएंगे और पेशेंट से पूछते जाएंगे कि उसको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक, अगर पेशेंट को नहीं दिख रही है और आपको दिख रही है, इसका मतलब पेशेंट का एबनॉर्मल है, हम अपने आप को नॉर्मल मान के चल रहे हैं। तो इसी तरह से हम टेम्पोरल फील्ड, नेजल फील्ड, सुपीरियर फील्ड एंड इंफीरियर फील्ड को एग्जामिन करते हैं। इसी तरह से हम दूसरी आई को भी एग्जामिन करते हैं सिमिलर तरह से। तो हम अपने आप को नॉर्मल मानते हैं कन्फ्रंटेशन टेस्ट में, विजुअल फील्ड टेस्ट में, और पेशेंट के हम चारों डायरेक्शन जो फील्ड की हैं वो हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट की। तो ये बात हो गई विजुअल फील्ड टेस्टिंग या फिर कन्फ्रंटेशन टेस्ट। विजुअल फील्ड। अब बात करते हैं फंडस एग्जामिनेशन। तो फंडस एग्जामिनेशन के लिए हम ऑप्थेल्मोस्कोप लेंगे।
और हम पहले आई जो है उसको हम डायलेट कर लेंगे, प्यूपिल्स को डायलेट करने के बाद में हम आईज से हम फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। फंडस एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चीजें देखनी है? फंडस एग्जामिनेशन में हम डिस्क देखेंगे, डिस्क की हम कलर देखेंगे कि पेल कलर, हमें ऑप्टिक एट्रोफी अगर है तो पेल कलर मिलेगा, रेडिस मिल रहा है तो वो हमारा क्या नाम है, अगर रेज्ड आईसीटी है या पेप्लोइडिमा हम उसको बोलेंगे, अगर कलर हाइपरीमिया मिल रहा है, डार्क कलर मिल रहा है, पेल कलर ऑप्टिक एट्रोफी में मिल सकता है। उसकी मार्जिन देखेंगे क्लियर है कि नहीं, और जो ब्लड वेसल्स उसमें से जा रही हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद में हम मैक्यूला देखेंगे और साथ में अदर पार्ट ऑफ रेटिना को देखेंगे। तो फंडस किन किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो अगर हम रेज्ड आईसीटी सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो इंट्राक्रेनियल इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के कारण से है, किसी मेनिंजाइटिस, एन्केफ्लाइटिस या ट्यूमर के कारण से है, तो रेज्ड आईसीटी में हमें फंडस में पेप्लोइडिमा मिलेगा। इसके अलावा अगर क्या नाम है हम डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो डायबिटिक या फिर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी देखने के लिए हम लोग बेसिकली फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। या फिर कई बार पेशेंट को अगर विजन लॉस है तो देखने के लिए वो ऑप्टिक एट्रोफी हो चुकी है या अभी इनिशियल चेंजेस हैं, तो उसको देखने के लिए भी हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। तो फंडस एग्जाम के बाद आती है क्रेनियल नर्व, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड द एब्ड्यूसेंस नर्व। इनको हम साथ में एग्जामिनेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती हैं। ऑल क्रेनियल नर्व except superior oblique which is supplied by fourth cranial nerve and lateral rectus muscle which is supplied by the sixth cranial nerve। उसके अलावा जितने भी मसल्स हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स वो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व या फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व से सप्लाई होती हैं। तो इसके लिए क्या क्या हम एग्जामिनेशन करते हैं? सबसे पहले देखते हैं पिपुलरी रिफ्लेक्स। पिपुलरी रिफ्लेक्स देखने के लिए इसमें हम दो तरह के रिफ्लेक्स देखते हैं, एक देखते हैं डायरेक्ट रिफ्लेक्स, एक इनडायरेक्ट या फिर कंसेंसुअल रिफ्लेक्स देखते हैं। तो हम ईच आई को अलग से एग्जामिन करेंगे। तो पहले हम टॉर्च डालेंगे, डायरेक्टली टॉर्च डालेंगे तो हम पिपुलरी रिएक्शन देखेंगे। पिपुल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी लाइट के डालने पे, ये डायरेक्ट हो गया। अब जब हम इस आई को एग्जामिन कर रहे हैं तो हमारी जो दूसरी आई है, अपोजिट साइड की आई है, उसमें भी डायलेटेशन, उसमें भी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा जब हम इसमें टॉर्च डाल रहे हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट पिपुलरी रिफ्लेक्स या फिर कंसेंसुअल पिपुलरी। तो ये हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पिपुलरी रिफ्लेक्स। इसके अलावा एक होता है हमारा स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट। वो हम कब करते हैं? अगर एक आई की जो नर्व है वो वीक है तो उस कंडीशन में हमें एक तरफ जो है रैपिड आरएपीडी एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है कि रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट करेंगे तो जो प्यूपिल हमारी आइडियली कंस्ट्रिक्ट होनी चाहिए वो डायलेट होने लगती है अपोजिट साइड की प्यूपिल कंसेंसुअल देखने पे, तो हम उसको आरएपीडी बोलते हैं, यानी कि एक तरफ की ऑप्टिक नर्व जो है वो वीक है। तो जो पिपुलरी रिफ्लेक्स है बेसिकली वो ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व 2 एंड क्रेनियल नर्व 3 दोनों के लिए होता है। जो इसके एफरेंट फाइबर जा रहे होते हैं वो ऑप्टिक के थ्रू जाते हैं और जो इफरेंट आ रहे होते हैं वो ऑक्यूलोमोटर के थ्रू आते हैं। तो ये बात होगी पिपुलरी रिफ्लेक्स की। पिपुलरी में क्या देखना होता है? हमें पिपुल का साइज देखना होता है, पिपुल की सिमेट्री देखनी होती है और रिएक्शन देखना होता है कि रिएक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। किन कंडीशन में इंपॉर्टेंट है? कोमा की कंडीशन में पिपुल डायलेटेड हो सकती हैं। इसके अलावा पिन पॉइंट पिपुल, कई बार ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में पिन पॉइंट पिपुल मिलती हैं। ब्रेन स्टेम पोंटाइन लीजन में पिन पॉइंट पिपुल देखने को मिल सकती हैं। एसिमेट्रिक पिपुल देखना इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट कोमा में है, कोई ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, तो उस कंडीशन में अगर ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो रहा होता है या रेज्ड आईसीटी के साइन होते हैं तो हमें एनाइसोकोरिया या फिर अनइक्वल पिपुल देखने को मिल सकती है। तो ये बात हो गई पिपुलरी रिफ्लेक्स की। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है कि हम पहले पेशेंट को हम कहेंगे कि वो दूर मोर देन 6 मीटर पे फोकस करे और फिर वो पास आके फोकस करे, इसको दूर देखिए, इसके बाद इस फिंगर को देखिए। तो अगर पेशेंट जो है दूर देखने के बाद में फिंगर को आके देख रहा है तो उसको एकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। उसमें आई जो हमारी पिपुल है वो हमारी पिपुल डायलेट होती हैं, तो इसको एकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये भी हमारा 3rd 4th 6th के लिए या बेसिकली थर्ड नर्व का एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। फिर बात आती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल मूवमेंट के। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जैसे बताया ऑल 3, SO4, LR6। तो इसमें हम क्या करते हैं? पेशेंट को सबसे पहले स्टेबल हम उसका हेड पकड़ लेंगे, फिर हम एक एक आई को अलग एग्जामिन करेंगे। एक आई हम क्लोज करने के लिए बोलेंगे, दूसरी आई को सबसे पहले हम प्राइमरी पोजीशन में एग्जामिन करेंगे, फिर हम लेटरल लेके जाएंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट देखने के लिए, मीडियली मूवमेंट एग्जामिन करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, डाउन देखेंगे, सेंटर में, लेटरल में भी अप एंड डाउन, यानी कि एच पोजीशन में हमें एग्जामिन करना है। इसके अलावा हमें एक्स पोजीशन में भी एग्जामिन करना है। ऑब्लिक लेके जाएंगे, इस तरफ ऑब्लिक,
प्राइमरी पोजीशन, अपोजिट साइड ऑब्लिक्स। तो हमें एच फॉर्म में एग्जामिनेशन करना है एक्स्ट्राऑक्युलर मूवमेंट का, और एक्स फॉर्म में एग्जामिनेशन करना है। तो इस तरह से हम सारे के सारे जो एक्स्ट्राऑक्युलर मूवमेंट है वो हम एग्जामिन कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी आई के भी एक्स्ट्राऑक्युलर मूवमेंट एग्जामिन करेंगे। तो क्रेनियल ऑफ थर्ड, फोर्थ, सिक्स के एग्जामिनेशन हमने एक्स्ट्राऑक्युलर मूवमेंट एग्जामिन किए, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड द अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अब बेसिकली जो थर्ड, फोर्थ, सिक्स क्रेनियम होती है, इसका जो अगर पैल्सी है किसी भी नर्व की, तो इसमें डिप्लोपिया कॉमन साइन देखने को मिलता है। पेशेंट की कंप्लेन होती है कि उसको डबल दिख रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे हमें क्लियर हो जाएगा कि वही थर्ड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है। अगर थर्ड क्रेनियम इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें डिप्लोपिया के साथ साथ टोसिस भी मिलती है, यानी कि आईलिड जो है वो ड्रूप कर जाती है थर्ड क्रेनियम में। तो थर्ड क्रेनियम में टोसिस विद डिप्लोपिया मिलता है, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियम पैल्सी में हमें डिप्लोपिया ही देखने को मिलेगा। तो ये बात होगी थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियम की। डायबिटीज जो है वो बहुत कॉमनली नर्व्स को अफेक्ट करती है। डायबिटीज के कारण से डायबिटिक थर्ड नर्व पैल्सी भी होती है, डायबिटिक सिक्स्थ नर्व पैल्सी भी हमें देखने को मिल सकती है। फिर बात आती है ट्राइजेमाइनल नर्व या फिर फिफ्थ नर्व। फिफ्थ नर्व जो है उसका क्या काम है, उसके दो पार्ट होते हैं, मोटर पार्ट एंड द सेंसरी पार्ट। मोटर पार्ट जो हमारा सप्लाई करता है जॉ की मसल्स को सप्लाई करता है, जिसमें कि हमारी मैसेटर आती है, टेम्पोरेलिस आती है, टेरिगोइड मसल्स आती है, मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड। सेंसरी पार्ट जो होता है उसके तीन डिवीजन होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर डिवीजन। अपर ये फोरहेड एरिया को ऑप्थेल्मिक डिवीजन सप्लाई करता है, फिर मैक्सिलरी और नीचे वाले पार्ट को मैंडिबुलर डिवीजन सप्लाई करता है। तो सेंसरी एग्जामिनेशन होगा, मोटर एग्जामिनेशन होगा एंड रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर एग्जामिनेशन की। मोटर एग्जामिनेशन के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को जॉ क्लिंच करने के लिए दांत दबाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैसेटर मसल्स को फील करेंगे कि दोनों की साइड इक्वल है कि नहीं, इक्वल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर इसी मूवमेंट में हम जॉ क्लिंच करा के दांत दबाइए जोर से। फिर हम टेम्पोरलिस मसल को फील करेंगे। तो टेम्पोरलिस मसल और मैसेटर मसल्स को हम जॉ क्लिंच करा के फील करते हैं। इसके अलावा टेरिगोइड की मूवमेंट देखने के लिए जॉ को बाहर, जबड़ा बाहर निकालिए ऐसे, जॉ को प्रोट्रूड करने के लिए कहेंगे, और साइड बाय साइड ऐसे, ठीक है। जॉ के मूवमेंट साइड बाय साइड करने के लिए कहेंगे। तो ये हमारे टेरिगोइड मसल्स के मूवमेंट होते हैं। तो मोटर में हमने मैसेटर, टेम्पोरलिस एंड टेरिगोइड के मूवमेंट्स देख लिए। सेंसरी में मैंने बताया तीन डिवीजन होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर। तो इसके लिए हम आई क्लोज कराएंगे, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों साइड को एग्जामिन करेंगे हम। पहले एक साइड, दूसरी साइड, एक कॉटन स्वैब ले लेंगे, टच करेंगे। अगर टच होगा तो आपको उंगली ऊपर करनी है। तो ऑप्थेल्मिक, आंख बंद करिए, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर पार्ट, तीनों पार्ट को हम एग्जामिन करेंगे। पहले एक साइड एग्जामिन करेंगे, फिर हम दूसरी साइड को एग्जामिन करेंगे, इसी तरह से, ठीक है। तो हमने फाइन टच एग्जामिन कर लिया इसमें। इसके अलावा हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए हम फ्रेश कॉटन लेंगे और उसमें हम पेशेंट को दूर देखने के लिए बोलेंगे, दूर देखिए। और हम साइड से, क्योंकि इससे थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, और इस तरह से हम दूर देखिए, आंखें चौड़ी करके, इस तरह से हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स को एग्जामिन करेंगे। साइड से लेटरली जाके हम हल्का सा टच करेंगे लेटरल पार्ट ऑफ कॉर्निया को। तो उसमें रिफ्लेक्स क्या होगा, दोनों साइड के आईज होंगी वो क्लोज्ड हो जाएंगी। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स सेंसरी का पार्ट हो गया, और हमारे फेस के हमने सेंसेशन, टच सेंसेशन ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन में देख लिए। कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स के जो फाइबर है, वो जो एफरेंट फाइबर जा रहे हैं वो जा रहे हैं ट्राइजेमाइनल नर्व के थ्रू, और जो इफरेंट आ रहे हैं, जो आई क्लोज हो रही है, ये मूवमेंट जो हो रहा है ये फेशियल नर्व के थ्रू हो रहा है। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स बेसिकली फिफ्थ और सेवंथ दोनों क्रेनियम के एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो ये बात हो गई हमारी फिफ्थ क्रेनियम की। हमने फेशियल सेंसेशन एग्जामिन किए, टच देखा हमने, कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखा, फेशियल हमने सेंसेशन देखे, हमने जॉ के मूवमेंट्स देखे मोटर एग्जामिनेशन में, और हम रिफ्लेक्सेस में जॉ रिफ्लेक्स देखेंगे। जॉ रिफ्लेक्स में हम हल्का सा मुंह खोलिए, हल्का मुंह को माउथ रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे। हम अपनी फिंगर प्लेस करेंगे और उस पर टैप करेंगे। नॉर्मली ये रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, जॉ रिफ्लेक्स नॉर्मली एब्सेंट होता है। अगर सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी है या एडवांस केसेस ऑफ पार्किंसन डिजीज या पार्किंसोनिज्म में भी हमें जॉ रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई फिफ्थ क्रेनियम एग्जामिनेशन की। फिफ्थ के बाद आते हैं हम सेवंथ क्रेनियम एग्जामिनेशन या फिर फेशियल नर्व एग्जामिनेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है और इसके लीजन भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो सेवंथ के भी दो पार्ट है,
इसमें जो सेवंथ जो है मसल वो फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है, तो इसे मसल्स इसको नर्व ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। उसके अलावा ये टंग को सप्लाई करती है। टंग के जो टेस्ट सेंसेशन है एंटीरियर टू थर्ड के, वो भी हमारे फेशियल नर्व के थ्रू जाते हैं। तो सेवंथ के मोटर पार्ट के लिए सबसे पहले हम फोरहेड को एग्जामिन करेंगे। फोरहेड को हम रिंकलिंग के लिए फोरहेड पे रिंकलिंग लेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल रिंकलिंग आ रही है, दोनों साइड हमारी जो चढ़ रही है ऊपर इक्वल चढ़ रही है। उसके बाद हम आई क्लोज करने के लिए कहेंगे, टाइटली दोनों आंखों को क्लोज करिए, और हम अगर इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो हम आईज को खोल नहीं पाएंगे। उसके बाद में आप दांत दिखाने के लिए कहेंगे ऐसे, तो ये दोनों साइड में इक्वल मूवमेंट हमें दिखेगा। स्माइल करने के लिए कह सकते हैं आप, तो स्माइल पे भी हमें दोनों साइड जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल मिलेंगे। आप मुंह फुलाने के लिए कहेंगे, मुंह में हवा भरिए, फिर आप इसको कंप्रेस करने के लिए कहेंगे तो नॉर्मली कंप्रेस नहीं होगा। अगर फेशियल दोनों साइड इक्वल वो होगा, अगर फेशियल पैल्सी होगी तो एक साइड से वो हवा बाहर की तरफ आ जाएगी। तो फेशियल एक्सप्रेशन हम आई क्लोज करने के लिए कहेंगे, हम ऊपर फ्लॉनिंग के लिए कहेंगे, हम माउथ के अंदर हवा भरने के लिए कह सकते हैं। तो ये हम फेशियल नर्व की स्माइलिंग के लिए कह सकते हैं, दांत दिखाने के लिए कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे फेशियल नर्व का मोटर टेस्ट। अब बात करते हैं टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट सेंसेशन के लिए क्या करेंगे, तो टेस्ट सेंसेशन सबसे पहले हम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग जो है वो टेस्ट सेंसेशन फेशियल से जाता है। तो टेस्ट सेंसेशन हम 4 तरह के टेस्ट सेंसेशन चेक करते हैं, मीठा, नमक, खट्टा और कड़वा। मीठे के लिए हम चीनी यूज कर सकते हैं, नमकीन के लिए हम नमक, कड़वे के लिए हम क्विनीन टैबलेट यूज करते हैं, और खट्टे के लिए नींबू यूज कर सकते हैं। कड़वा जो है वो सबसे लास्ट में टेस्ट किया जाता है, बाकी हम स्वीट ये सब पहले टेस्ट किए जाते हैं। टिप जो होता है वो थोड़ा लेस सेंसिटिव होता है, तो हम सबसे बेस्ट होता है एंटीरियर 1/3 और मिडिल 1/3 के जंक्शन पे हम लोग टेस्ट करें। आई क्लोज कराएंगे टेस्टिंग के समय, और टंग को बाहर, जीभ बाहर निकालिए, पूरी टंग को बाहर निकालेंगे, या तो हम गॉज पीस से टंग को होल्ड कर लेंगे, या हम किसी प्रोट्रूजन से हम टंग को कंप्रेस करके रखेंगे बाहर की तरफ। और एक एक टेस्ट को हमें अलग अलग एग्जामिन करना है। सबसे पहले हम सॉल्ट करेंगे, और हर टेस्ट को एग्जामिन करने के बाद हम मुंह में कुल्ला करेंगे। यानी कि हमने अगर पहले मीठा टेस्ट किया तो हम कुल्ला करा के तब नमकीन को टेस्ट करेंगे, और फिर नमकीन किया, फिर अगर हमें खट्टा टेस्ट करना तो हम फिर कुल्ला कराएंगे। तो चारों जो हमने टेस्ट किए, चारों से पहले हम बार बार पेशेंट के कुल्ला करा के तभी टेस्ट करेंगे। और सबसे जो कड़वा वाला टेस्ट है वो सबसे हम लास्ट में टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर फेशियल पैल्सी है तो उसमें टेस्ट सेंसेशन भी जा सकता है। अगर कॉर्डा टिम्पेनाई के निकलने से ऊपर लीजन है तो फेशियल पैल्सी में टेस्ट सेंसेशन भी एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं। तो ये बात हो गई फेशियल नर्व एग्जामिनेशन, जिसमें कि हमने देखा फेशियल मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन देखी और टेस्ट सेंसेशन देखा। अब जो फेशियल पैल्सी होती है वो 2 तरह की फेशियल पैल्सी होती है, यूएमएन फेशियल पैल्सी एंड द एलएमएन फेशियल पैल्सी। ये हमने पहले ही बात करी है कि जो यूएमएन फेशियल पैल्सी होती है उसमें अपर फोरहेड जो होता है वो स्पेयर्ड होता है, आई क्लोजिंग नॉर्मल होती है, केवल लोअर फेस जो होता है उसमें डेविएशन देखने को मिलता है। फेशियल पैल्सी अगर राइट साइड की है तो फेस अपोजिट साइड को यानी कि लेफ्ट साइड को डेविएट मिलेगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा यहाँ पे एसिमेट्री मिलेगी, नेजल फोडियल लोड एब्सेंट मिलेगा, नेजोलेबियल फोल्ड, ड्रूलिंग मिल सकती है सेम साइड से। और अगर एलिमेंट टाइप फेशियल पैल्सी है तो कंप्लीट फेशियल पैल्सी होगी, जिसमें कि आई भी क्लोज नहीं हो पाएगी, फोरहेड पे रिंकलिंग भी नहीं होगी, और लोअर फेस भी पैरालाइज मिलेगा। साथ में साथ एलिमेंट फेशियल पैल्सी में हमें बेल्स फिनोमिना भी मिलता है। बेल्स फिनोमिना क्या होता है, इसको बेल्स पैल्सी भी बोलते हैं एलिमेंट फेशियल पैल्सी को, जिसमें कि कंप्लीट वन साइड की फेशियल पैल्सी होती है। बेल्स फिनोमिना क्या होता है, जब हम आई क्लोज करते हैं, आई क्लोज करिए, तो जो आई बॉल होती है वो ऊपर की तरफ रोटेट करती है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, यूजुअली हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम पेशेंट को एलिमेंट टाइप फेशियल पैल्सी होती है, उसकी आई क्लोज नहीं हो पा रही होती है, तो जब आई बॉल रोटेट करती है तो हमें इस तरह व्हाइट पार्ट ऑफ कॉर्निया दिखाई देता है, उसको हम बेल्स फिनोमिना बोलते हैं, जो कि बेल्स पैल्सी में दिखाई देता है। जो बेल्स पैल्सी होती है वो इडियोपैथिक हो सकती है, कई बार वायरल फीवर या हर्पीस के इन्फेक्शन के बाद होती है, डायबिटीज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। जो यूएमएन टाइप फेशियल पैल्सी होती है वो मेनली ब्रेन स्ट्रोक में देखने को मिलती है। तो ये बात होगी एलिमेंट टाइप ऑफ फेशियल पैल्सी एंड द यूएमएन टाइप ऑफ फेशियल पैल्सी। फिर बात करते हैं एट्थ नर्व। एट्थ नर्व या फिर जो एट्थ नर्व बेसिकली हम हियरिंग के लिए टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हैं। यूजुअली हम 512 या 256 का हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क यूज कर सकते हैं। ये मैंने 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क लिया है। तो इसमें 2 टेस्ट होते हैं, बेवर टेस्ट एंड द रेनिश टेस्ट। तो बेवर टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम पहले इसको वाइब्रेट करेंगे और इसको हम सेंटर ऑफ फोरहेड पे रखेंगे। तो अगर दोनों साइड इक्वल जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं, जो बेवर टेस्ट है वो इक्वल है दोनों साइड में या सिमेट्रिकल है, लेटरलाइज नहीं हो रहा किसी साइड को। अगर लेटरलाइज किसी साइड को रहा, किसी साइड को ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब उस तरफ का बोन कंडक्शन बेटर है, अपोजिट साइड का बोन कंडक्शन जो है वो पुअर है।
इसके अलावा रेनिश टेस्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करके पहले मैस्टोइड प्रोसेस पे रखते हैं। जब मैस्टोइड प्रोसेस से साउंड जानी बंद हो जाती है तब हम कान के पास लाते हैं, यानी कि हम एयर कंडक्शन देखते हैं और बोनी कंडक्शन देखते हैं। नॉर्मली एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोनी कंडक्शन होता है, लेकिन अगर बोनी कंडक्शन बेटर आ रहा है एयर कंडक्शन से, इसका मतलब है सेम साइड का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो बेसिकली 8th नर्व के लिए हम वेबर्स टेस्ट करते हैं, उसमें हम लेटरलाइजेशन देखते हैं सेंटर से किस तरफ लेटरलाइज हो रहा है, नॉर्मली इक्वल आना चाहिए। और रेनिश टेस्ट में जो आना चाहिए वो एयर कंडक्शन बेटर देन आना चाहिए बोनी कंडक्शन। अगर एबनॉर्मल आ रहा है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये बात हो गई 8th क्रेनियल नर्व की। अब बात करते हैं 9th एंड द 10th, यानी कि ग्लॉसोफेरिंजियल एंड द वैगस नर्व। ग्लॉसोफेरिंजियल और वैगस नर्व जो है ये बेसिकली हमारे फेरिंग्स की मसल्स को सप्लाई करती हैं, यूवुला को सप्लाई करती हैं, सॉफ्ट पैलेट की मसल्स को सप्लाई करती हैं, और टेस्ट सेंसेशन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग और जो हमारा फेरिंग्स के सेंसेशन वो मेनली ग्लॉसोफेरिंजियल से गवर्न होते हैं। तो दोनों को साथ में ही एग्जामिन करते हैं। तो दोनों को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे मुंह खोलने के लिए, बड़ा सा मुंह खोल के आ करिए, आ बोलिए, आ। हम यूवुला की पोजीशन देखेंगे और यूवुला का मूवमेंट देखेंगे आ कहने पे। नॉर्मली यूवुला का मूवमेंट जो है वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ड्रूलिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड को। उसके बाद में तो हमने ओवरऑल कैविटी में यूवुला का मूवमेंट देख लिया। उसके बाद में बेसिकली हम गैग रिफ्लेक्स देखते हैं, हम प्रोट्रूडर से टंग को वो करके पीछे फेरिंग्स की वॉल पे हम स्वैब से टच करते हैं। तो जब हम टच करेंगे तो फेरिंग्स की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, पेशेंट को कफ आएगा और यूवुला भी मूव कर सकता है। तो गैग रिफ्लेक्स जो है बेसिकली 9th 10th के लिए होता है, और अगर गैग रिफ्लेक्स वीक है तो इसका मतलब है 9th या 10th क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। और हमारी जो फेरिंग्स की मसल्स वीक है तो एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर गैग रिफ्लेक्स पॉजिटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को राइस टू वगैरह डाल देनी चाहिए, अदरवाइज पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। तो बेसिकली 9th 10th के लिए हमने एक तो देखा गैग रिफ्लेक्स, इसके अलावा हम टेस्ट सेंसेशन भी एग्जामिन कर सकते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के, जैसे कि हमने फेशियल नर्व के एग्जामिनेशन में किए थे। तो 9th 10th के लिए हमने यूवुला का मूवमेंट देखा, सॉफ्ट पैलेट की आर्चेस देखी, दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं है। यूवुला अगर डेविएट है तो यानी कि शो कर रहा है कि लीजन हो सकता है उस साइड में। फेरिंग्स देखेंगे, फेरिंग्स पे गैग रिफ्लेक्स देखेंगे, गैग रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बेसिकली ग्लॉसोफेरिंजियल से सेंसेशन जा रहे हैं, वेगस से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आगे। तो 9th और 10th की इंटीग्रिटी को बताता है हमारा गैग रिफ्लेक्स। एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स है यानी कि फेरिंजियल मसल वीक है, एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज्यादा है पेशेंट को, तो आप राइज टू पुट कर सकते हैं। फिर बात आती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व या फिर 11th क्रेनियल नर्व की। 11th क्रेनियल नर्व बेसिकली स्टेनोक्लीडोमास्टोइड एंड द ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई करती है। तो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड जो मसल्स है वो हमारी ये नेक की मसल्स है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को अपोजिट साइड को धक्का दो, हाथ को, मेरे हाथ को धक्का दो, उस तरफ धक्का दो, और अपोजिट साइड की स्टेनोक्लीडोमास्टोइड कांटेक्ट होती है। यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड को पेशेंट के मूवमेंट करा रहा हूं तो राइट साइड की स्टेनोक्लीडोमास्टोइड वर्क कर रही है, प्रोमिनेंट हो रही है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड अगर आप देखेंगे तो अगर मैं राइट साइड की स्टेनोक्लीडोमास्टोइड एग्जामिन कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड को मूवमेंट के लिए बोलूंगा, और जब मैं लेफ्ट साइड की करूंगा तो राइट साइड को मूवमेंट के लिए बोलूंगा। तो ये लेफ्ट साइड की स्टेनोक्लीडोमास्टोइड प्रेडोमिनेंट होगी। तो ये हो गया स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। दोनों को अगर एक साथ एग्जामिन करना है तो सर ऐसे नीचे करने के लिए बोलेंगे, तो हम दोनों साइड की एससीएम साथ में एग्जामिन कर सकते हैं। अब बात आके ट्रेपेजियस की। ट्रेपेजियस के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के शोल्डर पे हाथ रख लेते हैं, पेशेंट को श्रगिंग ऑफ शोल्डर, मतलब कंधे ऊपर उठाइए, कंधे ऊपर उठाइए। हम पेशेंट को कंधे ऊपर उठाने के लिए कहेंगे और हम फोर्सफुली इन्हें डाउन करेंगे। तो अगर दोनों कंधे बराबर उठ रहे हैं इसका मतलब हमारी ट्रेपेजियस मसल नॉर्मल है, और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड का भी हमने एग्जामिनेशन कर लिया। तो 11th क्रेनियल नर्व में हम स्टेनोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स के मूवमेंट एग्जामिन करते हैं। अब बात आती है हमारी लास्ट क्रेनियल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व, जिसको हाइपोग्लॉसल नर्व भी बोलते हैं। ये हमारी टंग की मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसको कैसे एग्जामिन करेंगे, तो सबसे पहले इसको एग्जामिन करने के लिए हम इंस्पेक्शन करेंगे। जीभ बाहर निकालिए, तो पहले हम टंग बाहर निकालने के लिए कहेंगे, हम टंग की मसल्स देखेंगे कि दो टंग जो है वो किसी एक साइड को डेविएट तो नहीं हो रही। उसके अलावा टंग का बल्क देखेंगे कि मसल मास जो है वो कहीं पे एट्रोफिड तो नहीं है, मसल मास दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं है, कोई फैसिकुलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई ट्रिमर मतलब कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है। तो टंग के मूवमेंट, टंग को हम प्रोट्रूड करा के टंग का डेविएशन देखें, कोई डेविएशन तो नहीं है, सिमेट्री है कि नहीं है, मसल बल्क ठीक है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, और टंग पे कोई फैसिकुलेशन या ट्रिमर तो नहीं आ रहे। जीभ बाहर निकालिए, टंग के मूवमेंट देखेंगे आप, जीभ बाहर निकालिए, अंदर करिए, टंग को रोल करने के लिए बोलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, टंग के मूवमेंट इक्वल है कि नहीं है। उसके बाद में मुंह बंद करिए और जीभ से अपने गाल को धक्का दीजिए, इस तरह से आप टंग के
पे पावर चेक कर सकते हैं टंग मूवमेंट की, दोनों तरफ, इस तरफ भी। ठीक है, तो टंग के एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखना है, टंग की मसल बल्क कैसा है टंग का, टंग पे कोई एट्रोफी तो नहीं है, कोई फेसिकुलेशन या ट्रिमर तो नहीं है टंग पे। उसके बाद में टंग के मूवमेंट हम देखेंगे, टंग की पावर देखेंगे टंग के मूवमेंट्स की। तो ये हो गया एग्जामिनेशन ऑफ द 12th क्रेनियल नर्व। तो ये बात हमने करी क्रेनियल नर्व्स की। हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्डुशंस, ट्राइजेमाइनल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, फेशियल एंड क्या नाम, ग्लॉसोफेरिंजियल एंड द वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड द हाइपोग्लॉसल। ये हमारी 12th क्रेनियल नर्व होती है, जो कि हमारी ब्रेन से, ब्रेन स्टेम से निकल के हमारे फेशियल एरिया को सप्लाई करती हैं, मसल्स को सप्लाई करती हैं, सेंसरी सप्लाई करती हैं, टेस्ट सेंसेशन करती हैं, हमारे फेरिंग्स को सप्लाई करती हैं। तो इनके एग्जामिनेशन की बात, तो जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इनका जवाब जरूर देंगे। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की मेडिकल एजुकेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।